कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है अभी सभी की। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूं और आज हम सॉल्व करेंगे 2022 का बीएसटीसी का क्वेश्चन पेपर। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रीवियस ईयर जो पिछले साल बीएसटीसी का क्वेश्चन पेपर हुआ था वो आज ही क्लास के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान है उसे दबा दीजिए, जिससे जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास अपलोड होते ही। और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उसे क्या करना है, उन्हें सबसे पहले ये क्लास देखनी है और इसके बाद जो 2014 से 2021 तक के क्वेश्चन पेपर मैंने करवाए हैं उनकी सारी क्लासेस आपको देखनी है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि अगर 2014 से आज हमारी क्लास हो जाएगी 2022 तक के क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो रीजनिंग के अंदर मैं नहीं मानता कि कौन सा भी ऐसा टॉपिक होगा जो आपको नहीं पता होगा कि एग्जाम में आ जाए और आपको पता ना हो। सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। मैंने आपको सारे टॉपिक भी बताए हैं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक की आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। वो सारी चीजें हम क्या करते आ रहे हैं, डिस्कस करते आ रहे हैं। और जैसे ही 2022 का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा उसके बाद एक मैं क्लास लेके आऊंगा, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम 2014 से लेके 2022 तक के क्वेश्चन पेपर की, जिसमें कि टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ईयर में किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे ही ये 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा वो क्लास आपके लिए बिल्कुल रेडी है। इसलिए बोल रहा हूं कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि उस क्लास को लेने के बाद आपको रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है। ठीक है, तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन की गारंटी किसकी होगी, मेरी होगी। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं जैसे आपको करवाता आ रहा हूं चीजें वैसे वैसे आपको क्या करना है, फॉलो करना है। देखिए, अगर आप मेरे साथ जुड़ रखे हैं तो विश्वास तो करना पड़ेगा। ठीक है, विश्वास करेंगे तभी क्या होगा, आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि विश्वास बहुत जरूरी है अपने ऊपर भी और जो सामने आपको कुछ बता रहा है उसके ऊपर भी। ठीक है, अपने ऊपर तो विश्वास होना ही चाहिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं, अगर आपको खुद को अंदर से बिलीव नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं तो उसके बाद आप क्या ही कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने अंदर बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। उसके बाद जो सामने वाला आपको करवा रहा है कि हाँ मैं करवाऊंगा, उसके ऊपर आपको विश्वास करना होगा कि हाँ अगर ये कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा कि आपकी कैसे कैसे तैयारी को आपको करना है। ठीक है, तो वो प्रोसीजर सारा हम जो क्लास होगी हमारी एनालिसिस की कंप्लीट उसके अंदर हम बात करेंगे। अभी हम सॉल्व करते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं वो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको जो स्क्रीन में बुक दिख रही है 10 ई मॉडल पेपर की, बहुत ही जल्दी मार्केट में अवेलेबल होने वाली है। जैसे ही मार्केट में अवेलेबल होगी वैसे ही इसकी ई बुक हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। तो जो बच्चे बुक नहीं ले पा रहे हैं मार्केट में या नहीं ले पाएंगे वो ई बुक परचेस कर सकते हैं। ई बुक का जो कॉस्ट होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा, 10 से 15 रुपए के बीच में रखा जाएगा, जिसमें कि आपको 10 ई मॉडल पेपर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 5 ई मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों के लिए जो हमारी बुक परचेस कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे, जो क्लासेस ले रहे हैं, जो क्लासेस नहीं ले रहे, सब के लिए 5 ई मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। वो भी कहां पे अपलोड होंगे, हमारे ऐप के ऊपर होंगे। तो आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और इसके अलावा अगर आप और भी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो गया हो, इसके अलावा अभी एमपी पुलिस की भी वैकेंसी चल रही है उसकी हो गया हो, एसएससी हो गया हो, राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, आप अग्निवीर में नौसेना, थल सेना और वायुसेना किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड सारा मटेरियल हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज हो गई, ई बुक हो गए, प्रैक्टिस पेपर हो गए, क्वेश्चन बैंक हो गए, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। तो एक बार ऐप को डाउनलोड करके चेकआउट जरूर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 2022 का, जो पहला क्वेश्चन था वो था कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में कौन सी धारणा या धारणाएं कथन में निहित है। यानी कि आपको एक कथन दे रखा है कि राधिका में इतनी समझ है कि वह XYZ उत्पाद का बहिष्कार कर देगी। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये कि राधिका में इतनी समझ है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इतनी समझ है, यानी कि वो इतनी समझदार है कि XYZ जो उत्पाद है उसका बहिष्कार कर देगी। ठीक है, यानी कि उसको सिरे से नकार देगी कि ये बिल्कुल घटिया प्रोडक्ट है। ठीक है,
अब इसकी धारणाएं देखते हैं। धारणा है पहली, XYZ उत्पाद लोकप्रिय नहीं है। तो ये धारणा तो कुछ हो नहीं, बहुत से ऐसे उत्पाद होते हैं जो काफी लोकप्रिय होते हैं लेकिन उनका बहिष्कार किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहिष्कार तो जो उत्पाद लोकप्रिय होता है उसका भी किया जा सकता है, लेकिन हमें कथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि उत्पाद XYZ लोकप्रिय है कि नहीं है। तो ये धारणा तो बिल्कुल भी सही नहीं है या निहित नहीं है कथन में। दूसरी देखते हैं, XYZ उत्पाद का बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है। हाँ, ये वाला जो धारणा है, ये वाली, ये क्या है, कथन में दी हुई है। क्यों? क्योंकि उसने देखिए क्या बोला है, राधिका में इतनी समझ है कि वह XYZ उत्पाद का बहिष्कार कर देगी, यानी कि XYZ उत्पाद का बहिष्कार करना किसकी निशानी है, समझदारी या बुद्धिमानी की निशानी है। तो इसलिए जो दूसरा धारणा है कि XYZ उत्पाद का बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है, ये बिल्कुल सही है। कथन में भी उसने ऐसा ही कहा है कि राधिका इतनी तो बुद्धिमान है कि वह इस XYZ उत्पाद का बहिष्कार कर देगी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल धारणा 2 निहित है, ठीक है। तो आ गया समझ में। हमें यह देखना है कि कौन सी धारणा है जो कथन के अंदर दी गई है। तो उसने क्या बोला दूसरी धारणा में, XYZ उत्पाद का बहिष्कार करना क्या है, बुद्धिमानी की निशानी है। और कथन में उसने कहा है कि राधिका में इतनी समझ है, यानी कि वो इतनी बुद्धिमान तो है कि XYZ जो प्रोडक्ट है या उत्पाद है उसका बहिष्कार कर देगी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो देखिए सादृश्यता यानी कि एनालॉजी का ये क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन एनालॉजी के पूछे ही पूछे जाएंगे। मिनिमम 3 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर एनालॉजी के मिलेंगे। तो देखिए मछली का जो संबंध पलवक से है वही संबंध मेंढक का किससे है। तो सबसे पहले पलवक क्या होते हैं, तो जो समुद्री जो वनस्पति होती है ना, सूक्ष्म वनस्पति, और जो सूक्ष्म जंतु होते हैं जो किसके साथ बहते हैं, जो जल तरंग या जल धारा होती है, यानी कि पानी का बहाव होता है, उसके साथ क्या होती है, सूक्ष्म वनस्पति होती है और सूक्ष्म जीव होते हैं, वो बहते रहते हैं, जिन्हें मछली क्या करती है, खाती है और अपना पेट भरती है। यानी कि पलवक को मछली खाती है। तो मछली किस पर निर्भर करती है, पलवक पर। तो मछली पलवक पर निर्भर करती है, वैसे ही मेंढक किस पर निर्भर करेगा, कीट के ऊपर निर्भर करेगा कि मेंढक क्या खाता है, कीड़े मकोड़े या कीट को खाता है और अपना पेट भरता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कीट। तो पलवक का मैंने आपको बता दिया कि जो समुद्र की धारा होती है या तरंग होती है उसके साथ क्या बहते हैं, छोटी छोटी क्या वनस्पति होती है, ठीक है, और जंतु होते हैं जो धारा के साथ ही बहते रहते हैं, पलवन करते रहते हैं। देखिए पलवक का आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पलवन का मतलब क्या होता है, गति करना, पानी में गति करना। तो जो पलवन यानी कि जो गति करते रहते हैं जंतु और जीव, सूक्ष्म जंतु और जीव, जिन्हें मछली क्या करती है, अपना आहार बनाती है, वैसे ही मेंढक किसे आहार बनाते हैं, कीटों को अपना आहार बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। शिक्षक, पेंटर और नाटककार। तो देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि ये तो हो गया शिक्षक, ये क्या हो गया, शिक्षक। अब शिक्षक क्या हो सकता है, पेंटर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अरे शिक्षक को भी तो पेंट करने का शौक चढ़ सकता है। तो शिक्षक क्या हो सकता है, पेंटर, और पेंटर क्या हो सकता है, शिक्षक हो सकता है। ये हो गया पेंटर। और शिक्षक पेंटर के साथ साथ नाटककार भी हो सकता है, ठीक है, नाटक के अंदर रंगमंच के ऊपर वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। तो शिक्षक पेंटर भी हो सकता है और नाटककार भी हो सकता है, पेंटर शिक्षक भी हो सकता है और नाटककार हो सकता है, नाटककार पेंटर भी हो सकता है और शिक्षक हो सकता है। तो ये हो जाएगा नाटककार। तो ये हमारा जो वेन डायग्राम मैंने बनाया है ये बिल्कुल सही होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें देखिए एक आदमी ऐसा हो सकता है जो शिक्षक हो सकता है, बच्चों को पढ़ाता हो, टीचर हो, पेंट करता हो और क्या करता हो, नाटक भी करता हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो दिया हुआ है ना वेन डायग्राम, वो हमारे आरेख को एकदम सटीक क्या बता रहा है, उनमें संबंध बता रहा है, ठीक है। चले अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन है, अत्यधिक मांग को देखते हुए जो भी व्यक्ति प्रोग्राम की टिकट खरीदने आए उसे 5 से अधिक टिकट नहीं दी जाएगी। ये हमें कथन दिया है क्या, कि अत्यधिक मांग यानी कि टिकटों की मांग बहुत ही ज्यादा है, उसे देखते हुए जो भी व्यक्ति क्या आएगा, प्रोग्राम की टिकट लेने आएगा, तो फिक्स कर दिया है कि 5 से ज्यादा टिकट किसी को नहीं देनी है। अब मान्यता देखिए,
पहली मान्यता क्या है कि प्रबंधनकर्ता अधिक टिकट नहीं बेचना चाहते। इस दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी होगा जो मुनाफा नहीं कमाना चाहता होगा? अगर अत्यधिक मांग है तो वो ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते होंगे। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है मान्यता कि प्रबंधनकर्ता क्या करेंगे, अधिक टिकट नहीं बेचना चाहते होंगे, वो तो चाहते होंगे। दूसरा देखिए, कोई भी व्यक्ति 5 से अधिक टिकट नहीं खरीदना चाहता। अरे जब वो बोल रहा है कि अत्यधिक मांग है, जब चीजों की ज्यादा मांग होती है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज की मांग को बढ़ा देंगे तो लोग उसको क्या करेंगे, दुगना तिगना खरीदेंगे। यानी कि दोनों मान्यताएं क्या है, निहित नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि प्रबंधनकर्ता क्या चाहता हो, वो चाहता हो कि वहां पे भीड़ नियंत्रित रहे, इसलिए वो क्या चाहता होगा, 5 से टिकट ज्यादा किसी को ना दे, जिससे क्या हो, भीड़ नियंत्रण में रहे, ठीक है। तो इसलिए दोनों मान्यताएं निहित नहीं होगी। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि मान्यताएं 1 व 2 दोनों अंतर्निहित नहीं है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो दोनों दे रखी है ना मान्यता, ये दोनों ही गलत है, ठीक है। कथन के अनुसार ये दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन है यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। यदि वह बुद्धिमान यानी कि क्लेवर, चालाक है, ठीक है, समझदार है, बुद्धिमान है, तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, ये हमें कथन दिया है, ठीक है। अब मान्यताएं देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सटीक है कि अगर वह बुद्धिमान होगा तभी क्या होगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। यानी कि अगर आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो आपको बुद्धिमान तो होना ही पड़ेगा। तो पहली मान्यता बिल्कुल सही है। दूसरी, वह परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा, वह परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेगा। अरे वह अगर बुद्धिमान नहीं होगा तो कैसे उत्तीर्ण कर लेगा? तो जो पहला मान्यता है वो क्या है, अंतर्निहित है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए बुद्धिमान होना बहुत ही जरूरी है, उसने कथन में कह दिया है ये बात, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे गए थे 2022 में। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपके लिए 2 से 3 क्लासेस लेके आऊंगा जिसमें हर क्लास में 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन की, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड में यही क्वेश्चन है। अभी मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि कुछ टॉपिक ऐड होते जाते हैं, तो 2022 के अंदर ये वाले टॉपिक ऐड हो गए हैं, कथन और मान्यताएं, ठीक है। भर भर के क्वेश्चन उसने पूछा है, तो हम भी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको टॉपिक वाइज, ठीक है। चले अगले पे। अगला देखिए, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई है। पासे के 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 बिंदु हैं। जब निचले फलक पर एक बिंदु हो तो उसके विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? यानी कि जब एक तरफ एक आएगा निचला बिंदु तो उसके ऊपर यानी कि विपरीत कितने बिंदु होंगे, हमें देखना है। तो देखिए, एक बिंदु ये रहा, कहां पे है ये, तो एक के विपरीत 2 और 6 तो नहीं आ सकते। एक के विपरीत क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकते और 6 नहीं आ सकते, ये दोनों तो आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक के साथ 2 और 3 दे रखा है, लेकिन यहां पे आपको एक नहीं दे रखा, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें? तो देखिए, क्वेश्चन को हमेशा आप घुमा के भी कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझेंगे कि दूसरा और तीसरा पासा आप देखोगे तो यहां पे भी 3 दे रखा है, यहां पे भी 3 दे रखा है। तो हम देखें कि 3 के विपरीत कौन कौन सा जो बिंदु है वो नहीं आ सकता। तो 3 के साथ देखिए, 6 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। तीसरी स्थिति में देखेंगे तो 3 के साथ 2 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता। जब 3 के साथ 2, 4, 5 और 6 नहीं आ सकता तो सिर्फ एक बिंदु बचता है जो 3 के साथ आ सकता है, और वो कौन सा होता है? 1। तो हमें पूछा है कि 1 के विपरीत कौन सा बिंदु होगा, तो वो 3 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे नजरिए से भी आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका नहीं होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, बस नजरिए का फर्क है। कौन किस नजरिए से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा है, किस नजरिए से उसको अटेम्प्ट कर रहा है, वो कैसी अप्रोच रख रहा है। अगर आप इसमें और कंपैरिजन करने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट दिखाया है कि आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हम देखेंगे कि दोनों पासों में 3-3 आ रहा है, तो हम देखेंगे कौन सा बिंदु 3 के साथ नहीं आ सकता। तो हम दोनों को देखेंगे तो 5, 6, 2 और 4 नहीं आ सकता, तो सिर्फ एक ही बचा है जो 3 के विपरीत आएगा। तो हमें पूछा है 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत 3 आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। देखिए क्या बोला है कि लड़की, ये हो गई लड़की, ये लड़की की क्या हो गई? माता। क्या बोला है? विपिन मेरी सास की, उस लड़की की माता मेरी सास की, तो ये है विपिन।
और ये है विपिन की सास की इकलौती बेटी है, सास की इकलौती बेटी, यानी कि ये सास की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो सास की बेटी विपिन की क्या हो जाएगी, पत्नी, यानी कि ये क्या हो गई, विपिन की पत्नी हो गई। कौन है ये, विपिन की पत्नी हो जाएगी, लड़की की माता। और वो लड़की विपिन की क्या हो जाएगी, वो लड़की विपिन की बेटी या पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लड़की विपिन की बेटी। तो विपिन का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, विपिन उस लड़की का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो लड़की, फिर देखा लड़की की माता, फिर हमने लगाया विपिन और विपिन की सास। अब विपिन की सास की इकलौती बेटी कौन होगी, विपिन की पत्नी होगी, यानी कि वो लड़की की माता क्या है, विपिन की पत्नी है। अगर लड़की की माता विपिन की पत्नी है तो लड़की विपिन की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, और विपिन लड़के का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि विपिन का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, तो विपिन उस लड़की का क्या है, पिता है। ठीक है, चले अगले पे। अगला देखिए, सुनीता का परिचय देते हुए अमर कहता है, अब देखिए फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बैक टू बैक, कि सुनीता का परिचय देते हुए अमर क्या कहता है, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। फिर से मैंने आपको हर बार बताया है कि जब भी इकलौते की बात करे तो वो अपने बारे में बोलता है, का जो बोल रहा है ना, जो बता रहा है, वो अपने बारे में ही बताएगा। इकलौते का मतलब जहां पे भी इकलौता आ जाए, तो मेरी माँ के इकलौते पुत्र। अब आप बोलो मेरी माँ के इकलौते पुत्र, तो आप स्वयं के लिए ही बोल रहे हो, यानी कि यहाँ पे अमर की माँ का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, अमर ही हो जाएगा। और पुत्र की पत्नी यानी कि वो कौन होगी, अमर की पत्नी होगी। देखिए पेन बिना चलाए आंसर निकालना बता रहा हूं, अपने ऊपर लेके देखिए। मेरी माँ का इकलौता पुत्र कौन हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा, मेरी पत्नी यानी कि वो कौन है, अमर की पत्नी है। पुत्र की पत्नी, इकलौते पुत्र की पत्नी यानी कि अमर की पत्नी। तो सुनीता अमर से किस प्रकार संबंधित है, सुनीता अमर की पत्नी है, क्या है, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। बस क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से पढ़ना है। वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र, मेरी माँ का इकलौता पुत्र मैं स्वयं हो गया, और पुत्र की पत्नी यानी कि मेरी पत्नी। तो सुनीता किसकी पत्नी हो गई, अमर की। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी की बहन है किंतु बी ए की बहन नहीं है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, अब इससे सिंपल क्वेश्चन हो भी नहीं सकता है। ए क्या है, बी की बहन है, ये बी है, इसके एक बहन है ए, माइनस लगा देता हूं मैं फीमेल के लिए। लेकिन बी ए की बहन नहीं है। अरे अगर बी ए की बहन नहीं है तो क्या होगा, भाई होगा। सिंपल सी बात है कि ए का भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ये प्लस आ गया। तो ए तथा बी दोनों के मध्य क्या संबंध है, ए तो है बहन, बी है भाई, तो बहन भाई का संबंध हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे सिंपल कहां मिलेगा, ऑप्शन से भी कर सकते हो। भाई भाई तो हो ही नहीं सकते क्योंकि बी तो बहन है, बहन बहन हो ही नहीं सकते क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बोला है कि बी ए की बहन नहीं है। तो सिर्फ एक रिश्ता बचता है बहन भाई का। तो उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन मत लगा देना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए बी में कौन सा संबंध है, बहन और भाई का संबंध है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने ऊपर अप्लाई करिए। ठीक है, अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो फटाक से आंसर निकाल सकते हो, जल्दी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला कि ए क्रॉस बी का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है कि ए पुत्र है बी का, यानी कि बी का पुत्र कौन होगा, ए होगा। क्रॉस का मतलब है पुत्र। उसके बाद उसने बोला कि ए लेस देन बी का मतलब क्या है, ए पत्नी है बी की, बी की पत्नी कौन है, ए। लेस देन का मतलब ये है, जो साइन बता रहा है वो। और एम एफ की दादी है, उसने बोल दिया कि एम क्या है, एफ की दादी है। ठीक है, एफ की दादी कौन है, एम है, यानी कि ये माइनस होगा। ठीक है, अब हमें पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संकेत आएगा। तो देखिए ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना, उसको आपको डायग्राम में चेंज करना पड़ेगा कि एफ क्रॉस आर, देखिए क्या दे रखा है, एफ क्रॉस आर लेस देन एस क्वेश्चन मार्क एम। तो सबसे पहले देखेंगे एफ क्रॉस आर, क्रॉस का मतलब क्या है कि पुत्र। तो जो बाद में आ रहा है ना, उसका पहले वाला पुत्र होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, एफ क्रॉस आर का मतलब क्या है कि आर का पुत्र कौन है, एफ है। आर का पुत्र कौन है, यहाँ पे एफ है, ये लीजिए पुत्र हो गया एफ। ठीक है,
आर का पुत्र एफ है, यानी कि एफ पे आप लगा दीजिए प्लस, ठीक है। फिर दे रखा है आर इज लेस देन एस। लेस देन का मतलब है ए लेस देन बी, का मतलब क्या था कि बी पत्नी है, बी की पत्नी कौन है, ए, ठीक है। बी की पत्नी कौन है, ए। यहां पे क्या दे रखा है आर लेस देन एस, यानी कि एस की पत्नी कौन हो गया, आर हो जाएगी। यहाँ पे एस की पत्नी कौन होगी, आर, तो ये हो जाएगी माइनस ये पत्नी किसकी है, एस की। समझ में आ गया ना। आर लेस देन एस का मतलब है जो बाद में आ रहा है ना वो पति होगा, जो पहले आ रही है वो पत्नी होगी। तो आर लेस देन एस का मतलब है आर पत्नी है एस की। फिर उसने क्या बोला कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आए कि एफ की दादी एम हो। अब देखिए एफ की दादी एम कब होगी, आपकी दादी कौन होगी, आपके पिताजी की माता। यहाँ पे एफ के पिताजी कौन है, एस, तो एस की माता क्या हो जाएगी, एफ की दादी हो जाएगी, यानी कि एम क्या है, एस की माता है, यानी कि एस पुत्र है किसका, एम का। तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, एम आएगा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, एस मल्टीप्लाई एम का मतलब एम का पुत्र है एस। तो यहां पे आ जाएगा क्या, मल्टीप्लाई का आपका जो साइन आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैंने आपको बताया है कि ए क्रॉस बी का मतलब है बी पुत्र है ए का, ए लेस देन बी का मतलब है बी पत्नी है ए की, और उसने एक चीज बोली है कि एफ की दादी एम है। फिर हमें एक इक्वेशन दी है एफ क्रॉस आर लेस देन एस क्वेश्चन मार्क एम। हमने क्या करा, इसको डायग्राम में चेंज करा, तो एफ क्रॉस आर का मतलब आर का पुत्र है एफ, ठीक है। आर लेस देन एस का मतलब क्या है कि आर पत्नी हो गई एस की। अब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा साइन आएगा, जब हमें पता है कि एफ की दादी कौन है, एम है, यानी कि एफ की दादी एम कब होगी, जब वो एस की माता होगी, यानी कि एस एम का पुत्र होगा। और पुत्र के लिए कौन सा साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में दाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। उत्तर आकृतियों में से उस उपयुक्त आकृति को ढूंढिए जो पूर्णतः है हूबहू समस्या आकृति के समान है। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूं, तो आपको और अच्छे से दिख रहा होगा आंसर, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कि देखिए जो प्रश्न आकृति है और जो सेकंड ऑप्शन में आकृति दे रखी है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की टू कॉपी है, ठीक है। क्या है, एक दूसरे की फोटो कॉपी है, ठीक है। एक को छुपा दो दूसरे को निकाल दो, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक हैं जिनके निकटतम पहले 5 है, यानी कि उसके जस्ट पहले 5 हो 9 के, किंतु निकटतम बाद 6 नहीं है, यानी कि जस्ट बाद 6 नहीं होने चाहिए। तो कल की तरह सबसे पहले आपको सीरीज को थोड़ी सी बड़ी करके दिखाते हैं। ये सीरीज बड़ी हो चुकी है आपके लिए। अब देखिए हमें देखना है 9, 9 को छांटे, देखिए ये रहा 9, जस्ट पहले 5 है लेकिन जस्ट बाद 6 भी है, तो ये वाला नहीं होगा। उसके बाद 9 देखिए, तो उसके बाद 9 ये रहा 591, यहाँ पे देखिए जस्ट पहले 5 है, जस्ट बाद में 6 नहीं है, तो एक तो हो गया ये। दूसरा देखिए यहाँ पे भी 5 है जस्ट पहले, लेकिन जस्ट बाद 6 भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एक ये रहा 597, यहाँ पे जस्ट पहले 5 है लेकिन जस्ट बाद 6 नहीं है, तो सिर्फ 2 बार 9 ऐसा अंक है जिसके जस्ट पहले 5 है लेकिन जस्ट बाद 6 नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सिंपल नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए सीरीज को थोड़ी बड़ी कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। और ये देखिए छू मंतर जादू से सीरीज बड़ी हो चुकी है। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इनको काउंट करना होता है, मैं हर बार बताता हूं। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 अल्फाबेट्स की सीरीज आपको दे रखी है। 18 को आप किस में डिवाइड करोगे, 6 6 में डिवाइड कर लीजिए, 6 6 के 3 पेयर बना दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, ये देखिए यहां से इसको ब्रेक कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहां से इसको ब्रेक कर दीजिए। और अब कुछ नहीं करना है, कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए यू भी आ रहा है लास्ट में, यू भी लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, लास्ट में यू भी आना चाहिए।
एल सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पे भी सबसे पहले एल आएगा, यहाँ पे भी सबसे पहले एल आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे यू आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है। फिर देखिए एल यू बी टी यू बी, बीच वाले पेयर में कंप्लीट बन चुका है एल यू बी टी यू बी, तो यहाँ पे भी एल यू बी, ये टी यू बी हो जाएगा, ये एल यू बी टी यू बी, यानी कि आपके जो डॉट दे रखा है, यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे उसमें क्या आएगा, यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। कितने आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब इसमें भी आप गलती करोगे तो यार फिर कैसे, बताओ कैसे क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को भी अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है, कभी रीजनिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करी है, क्योंकि ये तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक से हो रहा है। छः छः के पेयर में हमने क्या करा, अल्फाबेट्स को डिवाइड कर लिया, फिर कंपेयर कर लिया। डायरेक्ट आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है कि कहाँ पे क्या आ रहा है और भर देना है, ठीक है। चले अगले पे। अगला देखिए, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है, और सीरीज कुछ ऐसे है भाइयों और उनकी बहनों। ये सीरीज है कि 156 से 506 हो रहा है, तो यहां से अगर आप देखोगी तो 156 से 506 यानी कि कितना हो रहा है, प्लस 350 हो रहा है। तो हो सकता है आगे भी प्लस 350 हो, तो अगर हम यहाँ पे प्लस 350 करते हैं तो कितना होता है 856। तो आप खुश होके सेकंड ऑप्शन लगा दोगे कि 856 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों जरा थोड़ा सा आगे देखो कि 856 में क्या हम 350 जोड़ेंगे तो 1806 आएगा। हर बार मैं बोलता हूं कि एक टर्म आगे का आपको पैटर्न चेक करना होता है कि जो मैं लगा रहा हूं वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 856 में 350 जोड़ते हो तो क्या 1806 आता है, आप बोलोगे नहीं आता है, तो फिर 1856 आपका राइट आंसर नहीं है, यहाँ पे प्लस 350 नहीं होगा। तो फिर अगर 1056 रखते हैं यहाँ पे, 856 के बाद जस्ट 1056 आता है, 1056 रखते हैं तो कितने जोड़ रहे हैं हम, 550 जोड़ रहे हैं। तो मान लीजिए 550 का मतलब है 350 प्लस 200 करते 550, तो हाँ इसको अगर आप यहाँ पे प्लस 550 करते हो 550, तो इन दोनों के बीच में कितना जुड़ गया 200, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1056 आ जाएगा। अब आगे कितना जुड़ेगा, फिर से प्लस 200 करेंगे, प्लस 200 का मतलब है यहां से यहां तक प्लस 750, 750। तो 1056 में 750 जोड़ोगे तो 1806 हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा 1056 होगा। क्या होगा 1056 होगा, ठीक है। तो जो बच्चे डायरेक्ट 856 को देख के फुदक्की मार के आंसर लगा के आएंगे ना, वो हमेशा घर पे आके पछताएंगे कि काश अगले वाला टर्म भी मैं एक बार चेक कर लेता। तो हर बार मैं इसलिए बोलता हूं कि एक बार जैसे ही आपका जो टर्म मिल जाए आपको, तो नेक्स्ट टर्म में जो पैटर्न है उसको एक बार चेक जरूर कीजिएगा, क्रॉस चेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए क्या दे रखा है हमें, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तो इसके बाद क्या आता है आयन मंडल। क्या आता है आयन मंडल, ये क्या है वायुमंडल की क्या है परतें होती हैं। सबसे पहले शोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद क्या आता है आयन मंडल, और उसके बाद क्या आता है बहिर्मंडल। क्या आता है बहिर्मंडल। और आयन मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थर्मोस्फियर कहते हैं। आयन मंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, थर्मोस्फियर कहते हैं। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कथनों को पढ़े और दी गई जानकारी से तर्क संगत सही निष्कर्ष की पहचान करनी है। कथन है, क्या देश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए एक समान पात्रता मानदंड होने चाहिए। वो बोल रहा है कि सारी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके अंदर आपको एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस होता है, जो पात्रता होती है, वो क्या होनी चाहिए, समान मानदंड होनी चाहिए, कि उसके जो मापदंड होते हैं वो सबके लिए समान होने चाहिए। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या दे रखा है निष्कर्ष। पहला है नहीं, प्रत्येक कॉलेज को दाखिले का पात्रता मानदंड तय करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दूसरा है हाँ, इससे विभिन्न कॉलेजों से पास होकर निकलने वाले इंजीनियरों में समानता सुनिश्चित होगी। ये दोनों ही तर्क संगत नहीं है। क्यों कि जरूरी है कि प्रत्येक कॉलेज को दाखिले की पात्रता का मानदंड तय करने की स्वतंत्रता दी जाए, ऐसा कथन में तो नहीं कहा है। वो सिर्फ कथन में क्या कहा है कि क्या होना चाहिए, उसने बोला नहीं है कि ऐसा होगा, ठीक है। तो हमें जो कथन में दिया है ना उसको 100% ट्रू मानना है कि जो कथन में दिया है उससे क्या पॉजिटिव निकल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि सबको पात्रता का मापदंड तय करने की स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है। और दूसरा वाला है
इससे ये पॉजिटिव बच्चे सोच लेंगे कि सेकंड वाला सही होना चाहिए सर कि हाँ, इससे विभिन्न कॉलेजों से पास होकर निकलने वाले इंजीनियरों में समानता, और इंजीनियरों को समान करके क्या सुनिश्चित करोगे। आप ये देखो कि जो प्लेसमेंट होते हैं वो समान हो तो फिर भी अच्छी बात हो, इंजीनियरिंग में समानता करके आप क्या करोगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे दोनों ही सशक्त नहीं है निष्कर्ष, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्या सरकार को सभी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूटों के लिए सरकार द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य कर देना चाहिए। फिर से देखिए, सरकार का ही है ये, एक तरह से कथन किसके ऊपर है, सरकार के ऊपर। तर्क क्या है, नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूटों को नौकरी हेतु अधिक उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें अपनी स्वयं की प्रवेश नीति निर्धारित करने की छूट देनी चाहिए। ये कौन सा तर्क हो गया भाई, कि उनको लिए क्या हो कि नौकरी के लिए उपयुक्त बनाने के लिए क्या हो, अपनी प्रवेश नीति हो। ये बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। अगला देखिए, हाँ, सभी मेडिकल इंस्टीट्यूट चाहे प्राइवेट या सरकारी को प्रवेश हेतु मापदंड अपनाने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, प्राइवेट या सरकारी, कोई बच्चा हो जो प्राइवेट में ना करना चाहता हो, सरकारी के अंदर क्या करना चाहता हो, पढ़ाई करना चाहता हो, एंट्रेंस लेना चाहता हो, तो अगर समान पात्रता होगी जो सरकार करा रही है तो फिर वो सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये क्या है, तर्क संगत है। तो सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल तर्क दो क्या है, सशक्त है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए, ट्राइंगल का क्वेश्चन आ चुका है, काउंटिंग फिगर्स का, और मैं बिल्कुल इसके ट्रिक आपको बता चुका हूं 2021 के क्वेश्चन पेपर में। तो उसी ट्रिक से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है और बिल्कुल आसानी से हम क्या कर देंगे, इसको अभी आंसर निकाल देते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था नंबरिंग करनी होती है। तो देखिए, यहाँ पे करेंगे 1 और 2, और इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 1 + 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3। अब देखिए, 1 यहाँ पे भी होगा 1 और 2, यहाँ पे भी होगा 1 और 2, यहाँ पे भी होगा 1 और 2, यानी कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4। तो इसको 3 को 4 से गुणा कर दो तो टोटल कितने हो गए, 12 ट्राइंगल हो गए यहाँ पे, ठीक है, 12 हो गए। इसको मैं रफ कर दूं 12 को, ये 12 ट्राइंगल हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, 12 के बाद ये ट्राइंगल हो गया एक, तो एक ट्राइंगल ये ऊपर वाला हो गया, यानी कि +2 हो गए। उसके बाद आप देखोगे तो एक ट्राइंगल ये इस तरीके से हो जाएगा, और एक ट्राइंगल ये हो जाएगा। तो कितने हो गए, 12 प्लस कितने करेंगे, 4 कर देंगे, 12 + 4 करेंगे तो कितने हो चुके हैं, 16 ट्राइंगल हो चुके हैं, ठीक है। 16 ट्राइंगल हो गए। अब इसको रफ कर रहा हूं मैं। 16 के बाद देखिए, ऊपर आपको दिख रहा है 1 और 2, 3 यहां से हो गए। 16 प्लस कितने करेंगे, 3। 16 प्लस कितने करेंगे, 3, तो कितने हो गए, 19 ट्राइंगल हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 19। उसके बाद देखिए, 19 के बाद आपको देखना है कि एक ट्राइंगल तो ये हो गया, और एक ट्राइंगल ये वाला हो गया। तो 19 और 2 और जोड़ देंगे उनमें, तो 19 + 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 21 ट्राइंगल हो जाएंगे, जो आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, इतना थोड़ा क्या था ये अलग सा, इतना सिंपल नहीं है जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, वो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि कैसे कैसे आप ट्राइंगल को जोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि 16 आ गए, शुरू के 16 आ गए, 16 टिक लगा दिया, नहीं 16 नहीं है, इसमें टोटल 21 ट्राइंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योति पूरब की तरफ 15 किलोमीटर। देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन आते ही मैंने आपको एक चीज बताई है, आपको क्या करना है, एक अपना पर्सनल क्या ड्रॉ करना है, मेजरमेंट ड्रॉ करना है, एक यंत्र ड्रॉ कर लेना है। क्या, ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, और ये दक्षिण होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्योति पूर्व की तरफ 15 किलोमीटर जाती है। देखिए, यहां से पूर्व हो गया, ये 15 किलोमीटर जा रही है ज्योति। ये कितना हो गया, 15 किलोमीटर। फिर दक्षिण की तरफ मुड़कर, दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मुड़कर कितनी जाती है, 4 किलोमीटर जाती है। ये ले लीजिए 4 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह 45 डिग्री उत्तर पश्चिम की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है। देखिए, उत्तर पश्चिम किधर है, तो उत्तर पश्चिम को आप देखेंगे, ये रहा, ये जो होता है ना, ये उत्तर पश्चिम होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, यानी कि वो कैसे जा रही है, उत्तर पश्चिम की तरफ गई है, और कितना गई है, 5 किलोमीटर। तो यहां पे चली जाएगी, मुझे कैसे पता कि वहां पे चली जाएगी, ये देखिए, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगर ये 5 किलोमीटर होगा तो ये दूरी कितनी होगी,
ये 3 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 3 किलोमीटर। ये कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये एक क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा, और एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। क्यों? क्योंकि अगर आपको परपेंडिकुलर 4 किलोमीटर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 5 किलोमीटर दे रखी है, तो बेस कितना होगा? 3 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि क्या होती है? एक ट्रिपलेट होती है 3 4 5 की। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसी लाइन पे आके रुकेगी, और ये जो लेंथ वैसे पूछी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? तो देखिए किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थिति से पूर्व दिशा के अंदर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, पूर्व दिशा के अंदर। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 45 डिग्री क्या होगा। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल। चाप काटना सीखा था ना 10th क्लास के अंदर, चाप कटा देते, वो यहाँ पे काम आएगा। अगला देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको देखना है कि कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है? दक्षिणावर्त घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले यहाँ पे था, फिर थोड़ा सा घूम के ऐसे हो गया, फिर घूम के ऐसे हो गया। तो अब क्या होगा? अब नीचे हो जाएगा। ये नीचे का मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, जिस प्रकार 1 किलोग्राम 1 क्विंटल से संबंधित है, उसी प्रकार 1 पैसा। तो देखिए 1 केजी, 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 केजी। क्विंटल में होता है 100 केजी। तो 1 केजी को अगर 100 से गुणा करेंगे तो वो 1 क्विंटल के बराबर हो जाएगा। वैसे ही 1 पैसे को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा? 100 पैसे के, और वो किसके बराबर होता है? 1 रुपए के बराबर होता है। 100 पैसा किसके बराबर होता है? 1 रुपए के, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। एनालॉजी, सादृश्यता का क्वेश्चन आ चुका है। मलेरिया रोग, तो मलेरिया क्या है? एक प्रकार का रोग है। वैसे ही भाला क्या है? एक प्रकार का हथियार है। क्या है? हथियार है। ठीक है, भाला फेंक, नीरज चोपड़ा, जानते हो नीरज चोपड़ा को? ठीक है, तो वो भी क्या है? भाला फेंक ही है। चले अगले पे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है। देखिए फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं 3 से 4, 3 तो मिनिमम है, ज्यादा से ज्यादा 4 भी पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए 7 और 45 के अंदर क्या रिलेशन है? तो 7 को अगर हम 6 से गुणा करें और प्लस 3 करें, तो 7 6 42 प्लस 3 करते कितना हो रहा है? 45 हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 कर रहे हैं। तो वैसे ही 5 को करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 करेंगे तो 6 5 जा 30 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा? 33। वो आपका क्या है? राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत का चयन करें, यानी कि ओड वन आउट का क्वेश्चन है। किसका है? ओड वन आउट का क्वेश्चन है। आपको देखना है यहाँ पे ओड वन आउट। तो देखिए क्या क्या दे रखा है? बी, एफ, जे और एन। नंबरिंग कर लीजिए सबसे पहले। 2, 6, 10 और 14। देखिए क्या चल रहा है? 2 से 6 प्लस 4, 6 से 10 प्लस 4, 10 से 14 प्लस 4। पैटर्न क्या चल रहा है? प्लस 4 का। सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं, जी, के, ओ और एस। फिर से क्या करनी है? नंबरिंग करनी है अल्फाबेट की। जी आता है किस पे? 7 पे, के आता है 11 पे, ओ आता है किस पे? 15 पे, एस आता है किस पे? 19 पे। तो देखिए 7 प्लस 4 करेंगे 11, 11 प्लस 4 करेंगे 15, 15 प्लस 4 करेंगे 19, यानी कि प्लस 4 का पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। थर्ड ऑप्शन देखिए, एल, पी, क्यू और वी। यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए, तो एल आता है किस पे? 12 पे, पी आता है किस पे? 16 पे, क्यू आता है 17 पे, वी आता है 22 पे। तो देखिए 12 से 16 प्लस 4 हो रहा है, 16 से 17 प्लस 1 हो रहा है, 17 से 22 प्लस 5 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओड हो जाएगा, इन तीनों से अलग हो जाएगा। फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है, प्लस 4 ही पैटर्न वहां पे चलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में प्लस 4 पैटर्न चल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जो आपके लिए क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन है। उस संख्या युग्म का चयन करें जो बाकी सबसे अलग है। 16 256, 7 49, 12 144, 13 196। मुझे तो आंसर दिख गया है, आपको दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे क्लास अपलोड करूं मैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐप को डाउनलोड करना ना भूले, वहां आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम एंड करेंगे 2022 तक के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करा था 2014 से, एंड करेंगे 2022 तक। उसके बाद एक क्लास होगी जिसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे 2014 से 2022 तक के कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।